Guys, welcome to the MJ Mitra Fans Club YouTube चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा मनीषा डॉटर ऑफ संजय स्वामी ढाणी लक्ष्मण भिवानी 11 अगस्त 2025 और उसकी डेड बॉडी मिली थी 13 अगस्त 2025 को। आज 11/8/2025 हो चुकी है और 13/8/2025 को उसकी बरसी है। इस प्रथम बरसी पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि संजय स्वामी जो उनके पिता हैं उन्होंने कितने एफर्ट किए हैं। क्या मनीषा का मोबाइल मिला या नहीं मिला, और संजय स्वामी ढाणी लक्ष्मण उनके पिता ने कितने प्रयास किए हैं। इस वीडियो को पूरी देखना और शेयर जरूर करना ताकि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंच जाए। इस वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा वर्तमान ताजा स्थिति क्या है केस की, और सीबीआई कोई धमाका कर सकती है या नहीं। पूरी वीडियो देखना बगैर स्किप किए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, देखने के बाद लाइक करना। आइए हम चलते हैं पहली स्लाइड। ये देखो, उनके पिता लगातार मेहनत कर रहे हैं, कभी पंचकुला कभी दिल्ली सीबीआई ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। और एक बात तो जरूर है, पुलिस या सीबीआई चाहे कुछ भी कहे, पुलिस या सीबीआई चाहे कुछ भी कहे, ये जो है आत्महत्या का मामला तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि हरियाणा पुलिस ने दिखाने की कोशिश की। इसके पीछे 3 कारण हैं। आत्महत्या करने वाला 11, 12 और 13 3 दिन तक जो जहर की बोतल दिखाई गई है उसको लिए नहीं घूमेगा। गुस्सा तात्कालिक होता है, कुछ समय के बाद वो शांत हो जाता है। दूसरा, जहर की बोतल तो बरामद होगी, लेकिन सुसाइड करने वाला अपने मोबाइल को कहीं थोड़ी छुपा देगा। कोई भी मामला अभी तक आत्महत्या का ऐसा नहीं आया है जिसने पहले अपने फोन को गायब किया और उसके बाद आत्महत्या की। सरासर ये केस हत्या का बनता है, जो परिस्थिति जन्य विटनेस है उसके हिसाब से ये हत्या का मामला बनता है। और हत्यारे कौन है, सीबीआई वहां तक पहुंच पाई या नहीं पाई, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। संजय ने सबसे पहले, जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के, जब वो थक हार चुके, वहां पर दिल्ली के चक्कर काट के उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर सीबीआई हेड ऑफिस नई दिल्ली को पत्र लिखा और प्रार्थना की कि जो सेक्शन 127(6) और 103(1) लगाए हैं बीएनएस के, वे जो है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये मिसिंग का मामला नहीं है। उसको रोड पर चलते हुए दिखाया गया है सीसीटीवी कैमरे में। इसको वहां से किसी ने किडनैप किया है और अबडक्शन यानी अपहरण भी किया है। ये 2 धाराएं 137 और 138 और लगाने के लिए संजय जी ने सीबीआई डायरेक्टर से अनुरोध किया था, और वे 8-9 पॉइंट थे। क्योंकि मामला सब जुडाइस है, इसलिए मैं सारे पॉइंट यहां पर नहीं दिखा सकता। उसके बाद संजय जी ने, जो चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, यानी अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी 30 मार्च 2026 को पत्र भेजा, क्योंकि ये मानवाधिकार हनन का मामला भी बनता है, जिसकी एक कॉपी भारत सरकार के प्रधानमंत्री को भी भेजी गई। लेकिन न तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से और न ही प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब
आया। चलो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसके बाद जब कहीं से जवाब नहीं आया तो उसने आरटीआई लगाई, ताकि आरटीआई के तहत तो जवाब देंगे ही, और उस आरटीआई में इन दो धाराओं को न लगाने का कारण पूछा गया। इसके बारे में जानकारी मांगी गई और 1 से 20 पॉइंट है। मैं पूरा पत्र तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आरटीआई ने में क्या जवाब दिया सीबीआई ने, वो मैं आपको बता देता हूं। सीबीआई का जवाब आया कि सीबीआई आरटीआई एक्ट के सेक्शन 24 के तहत छूट प्राप्त है, इसलिए इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। उसके बाद संजय जी ने प्रथम अपीलेंट अथॉरिटी है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है, श्री सीवी सुब्बा रेड्डी, सीबीआई दिल्ली, उसके पास अपील लगाई। वहां से भी यही जवाब आया कि सीबीआई जो है धारा 24 के तहत छूट प्राप्त है ये। और अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि उन्होंने अपील किस ग्राउंड पे लगाई थी और ये आरटीआई एक्ट क्या कहता है। देखो, आरटीआई एक्ट यानी ग्राउंड्स फॉर अपील, सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई एक्ट डज नॉट इम्पोज एन एब्सोल्यूट बार। मैं हिंदी में बता देता हूं, इंग्लिश वाले यहां पढ़ लें। कानून क्या कहता है, अपील के आधार क्या थे संजय जी की। आरटीआई एक्ट की धारा 24 पूरी तरह से रोक नहीं लगाती है इंफॉर्मेशन देने पे, और आरटीआई एक्ट की धारा 24 में साफ तौर पर यह प्रावधान है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में जानकारी देने से छूट पूरी तरह से लागू नहीं है। यह मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा था, इसलिए इस छूट के तहत अपील लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और कहा धारा 24 के तहत छूट प्राप्त है। उन्होंने सेकंड अपील लगाई नहीं। उन्होंने सोचा कि पैसे खराब करे, क्यों अपना दिमाग खराब करा, इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। इसके बाद संजय जी ने चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन न्यू दिल्ली को 27/4/2026 को लेटर लिखा, और जिसकी एक प्रति रायसीना हिल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास को भी भेजी गई। और उसमें भी अपने जो उसके कई प्रार्थनाएं थी, उसके अलावा 137 धारा 137 बीएनएस, धारा 138 बीएनएस को भी लगाने की प्रार्थना। न तो राष्ट्रीय महिला आयोग से और न ही प्रधानमंत्री के निवास स्थान से कोई जवाब आया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये पत्र प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ही नहीं लाए जा रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हैं और हर पत्र का जवाब जरूर देते हैं। ये कैसे अधिकारी रखे हुए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में और प्रधानमंत्री निवास पर, जो किसी पत्र को प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में नहीं लाते हैं। आगे संजय जी ने क्या प्रयास किया, उन्होंने जो अपने कैप्टन योगेश जी हैं, इनको एससीबीसी कमीशन यानी एससीबीसी आयोग का चेयरमैन लगाया गया, चेयरपर्सन लगाया गया। तब उन्होंने उनको भी एक प्रार्थना पत्र भेजा और उसकी एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई। न तो प्रधानमंत्री कार्यालय से और न ही योगेश जी की आयोग से कोई जवाब नहीं आया। अब इस देश की संस्थाएं नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं। उनके पास कोई भी पत्र आता है तो उनको जो भी जवाब देना है जरूर देना चाहिए, जवाब तो देना ही चाहिए। इनके पास कोई पत्र आता है, संबंधित विभाग को भेज के उसकी सूचना दे सकते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, अध्यक्ष, चेयरपर्सन कोई भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसके बाद इनके पिता ने परेशान होते हुए
अपनी शिकायत को व्हाट्सएप के द्वारा चेयरपर्सन है जो हरियाणा महिला आयोग की उषा प्रियदर्शनी जी, उनके पास भी भेजा और कैप्टन योगेश के पास ईमेल से और व्हाट्सएप से भी भेजा था। और उषा प्रियदर्शनी को भेजे गए पत्र की एक कॉपी प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई। यहां भी किसी भी कार्यालय से कोई जवाब नहीं आया। अब लोग समाज करते रहते हैं, इस तरह की कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा जाता है, तब कहां जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब मनीषा का केस पूरा का पूरा उसके मोबाइल के ऊपर निर्भर करता है और सीबीआई में साइबर क्राइम और आईटी के इतने तगड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, वो उस मोबाइल के बारे में, सिम के बारे में पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। और हम सीबीआई से उम्मीद भी करते हैं कि 14 तारीख को पंचकुला सीबीआई कोर्ट में जब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी तो एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। और हम समझते हैं कि सीबीआई ने हत्यारों का पता लगा ही लिया होगा। अगर नहीं लगा पाए तो कुछ समय और ले सकते हैं, लेकिन पूरी छानबीन के बाद अपनी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करें तो माता पिता को तसल्ली होगी। और अब मैं उस मोबाइल के ऊपर थोड़ा एक्सपर्ट अपने विचार प्रकट करता हूं। देखो, उस सिम का पता नहीं चल पाता, यानी कौन से सिम का। आमतौर पर सिम सामान्य सेलुलर लोकेशन सीडीआर रिकॉर्ड बनाना तब बंद कर देता है जब फोन स्विच ऑफ हो। नंबर 2, सिम को फोन से निकाल दिया जाए। नंबर 3, ऑपरेटर द्वारा सिम को डीएक्टिवेट या डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। नंबर 4, फोन ऐसी जगह पर हो जहां नेटवर्क कवरेज न हो। नंबर 5, सिम खराब हो या हैंडसेट उसे पढ़ न पा रहा हो। नंबर 6, फोन को ऐसी स्थिति में रखा जाए जहां यह सेलुलर नेटवर्क के साथ रजिस्टर न हो। ऐसी स्थितियों में आखिरी सफल नेटवर्क रजिस्ट्रेशन के बाद कोई नया टावर कनेक्शन नहीं हो सकता। इससे पुराने सीडीआर टावर रिकॉर्ड मिटते नहीं है, उनको तो सीबीआई रिकवर कर सकती है और हत्यारों तक पहुंच सकती है। अब हैंडसेट के बारे में बताएंगे। जब हैंडसेट IMEI का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, वे कौन से सर्कमस्टांसिस हैं। हैंडसेट नेटवर्क आधारित IMEI ट्रेस देना तब बंद कर सकता है जब इसे स्विच ऑफ कर दिया जाए, यानी हैंडसेट को स्विच ऑफ कर दिया जाए, इसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाए या फिजिकली डैमेज हो जाए। ये हो सकता है इस लड़की को 11 अगस्त 2025 को किडनैप किया और 13/8/2025 को इसकी हत्या की गई, तब तक बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी और उस सेट को भी ठिकाने लगा दिया होगा। नंबर 3, यह फिजिकली डैमेज हो जाए, यानी उसके तोड़ फोड़ के टुकड़े टुकड़े करके कहीं पानी में डाल दिया जाए। इसे ऐसी जगह रखा जाए जहां सेलुलर कवरेज न हो। नंबर 5, इसे खोल दिया जाए या हैंडसेट अब नेटवर्क से कनेक्ट करने लायक न रहे। नंबर 6, हैंडसेट को दोबारा कभी स्विच ऑन न किया जाए। ये 6 परिस्थिति हैं जिसके अंदर हैंडसेट को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आगे कुछ और आश्चर्यजनक तथ्य बताता हूं। ये देखिए, मनीषा डाणी लक्ष्मण का मोबाइल खोने का मामला। मोबाइल फोरेंसिक से जुड़ी ये मुख्य बातें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आने वाली जाने वाली कॉल, संपर्क किए गए नंबर, तारीख, समय और कॉल की अवधि, टावर लोकेशन, फोन द्वारा इस्तेमाल किए गए सेल
टावर सेक्टर खासकर आखिरी बार पता चली टावर लोकेशन। नंबर 3, आखिरी कॉल किया गया आया हुआ नंबर, सही समय अवधि और क्या कॉल पूरी हुई थी। IMEI हैंडसेट का IMEI और क्या वही IMEI बाद में किसी दूसरे सिम के साथ इस्तेमाल हुआ। नंबर 5, सिम नंबर /ICCID सब्सक्राइबर की जानकारी और क्या हैंडसेट में कोई दूसरा सिम डाला गया था। नंबर 6, व्हाट्सएप एक्टिविटी जहां कानूनी रूप से जानकारी मिल सके वहां आखिरी एक्टिविटी कॉल, मैसेज और डिवाइस अकाउंट से जुड़ी जरूरी जानकारी। नंबर 7, फोन रिकवरी क्या हैंडसेट वापस मिला, स्विच ऑफ था, IMEI ट्रैकिंग से पता चला या बाद में इस्तेमाल किया गया। अब इन सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से ये कन्फर्म हो गया है कि आत्महत्या करने वाला अपने मोबाइल को इस स्थिति में नहीं पहुंचा सकता, यानी उसके मोबाइल को किसी ने, हैंडसेट को, सिम को किसी ने खुर्द बुर्द किया है और ये स्पष्ट है किडनैपिंग और बंधक बना के रखने और बाद में हत्या करने का मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्यों से पता लग रहा है। बाकी CBI एक एक्सपर्ट एजेंसी है, बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने सुलझाए हैं, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हमें CBI और केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस मामले की सही तथ्य आधारित इन्वेस्टिगेशन होगी और न्याय अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलता है भाई, न्याय मिलता है साक्ष्यों, तथ्यों और सबूतों के आधार पर। हम CBI से उम्मीद करते हैं कि जो ये 2 सेक्शन हैं 137 और 138 BNS के, इनको भी जोड़ दिया जाए और एक गहन जांच इस मामले की जाए, क्योंकि एक बिटिया से संबंधित मामला है और इसका विस्तृत प्रभाव समाज पर पड़ेगा। लोग फिर बेटियों का गर्भपात कराने लग जाएंगे अगर बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी और इसका एक दुष्प्रभाव पड़ेगा कि बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे और ऑटोमेटिकली जनसंख्या फिर घटती चली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी सही लगी होगी और प्रशासन और CBI से मैं प्रार्थना करता हूं कि एक पिता जो लगभग 1 साल से दुखी, परेशान और पूरा परिवार परेशान है, जो एक BPL कार्डधारी है, मनीषा ही उसकी कमाई का एक साधन थी, वो भी चली गई। बड़ी मुश्किल से अपना बजर गुसर कर पा रहा है, ज्यादा लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। मैं हरियाणा सरकार से भी प्रार्थना करता हूं कि उनको एक अच्छा सा वकील मुहैया कराया जाए ताकि उसके मामले की पैरवी सही से हो सके और लोगों का केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और CBI पर विश्वास बना रहे। मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे साथ साथ काफी लोगों ने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को पत्र भेजे हैं और मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जैसे एक पेड़ मां के नाम की तरह एक पत्थर बेटी के नाम, आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को जरूर भेजें ताकि संजय और उसके परिवार को साथ व समर्थन मिल सके और परिवार को सही तरह न्याय मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो पर अपना कमेंट्स और अपनी राय जरूर देना। हम
उम्मीद करते हैं कि लोग इस इंफॉर्मेशन को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये शासन प्रशासन के पास जाए और धारा 137 और 138 लगवाने में मदद करे और संजय और उसके परिवार को उसकी बेटी की हत्या के मामले में न्याय मिले। जय हिंद, बाय बाय।